कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। स्वागत है प्रदीप सिंह जी का प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। अनंत विजय जी आए हैं यहाँ। जनन जी बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। स्वागत सर। सॉरी सर, क्या कह रहे थे? हमने कहा खास दिन है। खास दिन है ना, ये उसी दिन आते हैं जब जिस दिन अनंत संभावनाएं खुली होती हैं। नहीं, मुझे तो अब छोड़िए, नहीं बोलूंगा। बोलिए। प्रदीप सर का ख्याल रहता है इसलिए मैं चला आता। ये देखिए असीम संभावनाएं इस वक्त खुली हुई हैं। आपने जो खबर आज सुबह से देखी होगी, बल्कि कल रात से ही, शाम से ये खबर चल रही है कि अब कौन बचेगा ऑपोजिशन में, कौन खड़ा होगा। एक राहुल गांधी तो दिखते हैं, लेकिन उनके अलावा भाई सब आज सबके लिए तो ये हो गया कि सब इधर एनडीए का साथ देने के लिए तैयार हो गए। ताजा नंबर आया है, नाम आया है शरद पवार जी की पार्टी का, जिनकी तरफ से आज सुप्रिया सुले, उनकी बेटी सांसद हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई थी कि मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, और दूर कर दी उन्होंने, लेकिन उस रूप में नहीं जैसा वो समझ रही थी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाँ, अब उनकी पार्टी एनडीए के साथ आने वाली है। एनडीए के साथ ना भी आए तो बीजेपी बिल के मसले पर मानसून सेशन में डिलिमिटेशन बिल खास तौर पर, उस पर वो साथ दे देंगी उनकी पार्टी। उनकी भाषा से ये बिल्कुल साफ हो गया। लिखने वालों ने लिखा कि जेएमएम जैसी पार्टी या अखिलेश यादव के बहुत सारे लोग जो हैं, उनके ऊपर भी ये दबाव है कि भाई किस बात के लिए हम विरोध करें, जब ये कह दिया गृहमंत्री ने कि 50% सीटें हर राज्य की बढ़ेंगी डिलिमिटेशन में, तो किस बूते हम लोग एतराज करें। हमारे राज्य की तो सबसे ज़्यादा बढ़ेंगी सीटें। ऐसा ही नॉर्थ में लगभग कमोबेश हर राज्य की पार्टी के ऊपर इस बात का दबाव होगा। तो क्या वाकई में इस विरोध करने के नाम पर केवल एक राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ही उस तरफ खड़ी दिखाई देगी, बाकी इंडिया गठबंधन के भी उनके सारे साथी जो हैं वो इधर बीजेपी के इस बिल का, एनडीए के बिल का साथ दे देंगे, समर्थन कर देंगे? ये बात हम लोग आज करने वाले हैं। तो देवेंद्र जी के पास बहुत सारी खबरें। आप खबरें छुपा के क्यों रखते हैं हम लोगों से? हाँ, इस शो के लिए रखते बताइए। हैं। नहीं, शो में भी नहीं बताते हैं। अब पहले निशाने पे उधर है ना। नहीं, पहले आप बताइए। कल 5 मुलाकातें हुई हैं। चलिए, अब आपको 5 मुलाकातों की खबर बतानी है सारी। 5 मुलाकातें हुई हैं सर। टीएमसी के सांसद ओम बिरला जी से मिले, योगी जी अमित शाह जी से मिले, एकनाथ शिंदे 6 सांसद लेकर के आए थे, नए वाले जो उधर से मिले हैं, यूबीटी वाले, उनको मिलाने लाए थे अमित शाह जी से। और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है अजीत पवार की एनसीपी के बड़े नेता से और शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता से। ठीक है, ये 5 मुलाकातें, इन्हीं में कहानी छुपी हुई है। ये एक और मुलाकात हुई है सर, एक भूल गया। कौन सी सर? योगी जी और सुप्रिया सुले की भी मुलाकात हुई है। योगी जी और सुप्रिया सुले जी? ये तो नई बात। कहाँ? लखनऊ में। सुप्रिया सुले जी किसी संसदीय कमेटी में गई थी वहाँ, तो उनकी योगी जी से मुलाकात हुई और वो फोटो भी आया। वन नेशन वन इलेक्शन वाली क्या? जी। अच्छा जी। अब आप मुझे बताइए कैसे शरद पवार जी का मन बदला गया है? पक्की बात है ना ये? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है सौरभ। और जैसे कहानी ये है कि एनसीपी के जो 10 विधायक हैं, उनमें से बहुमत चाहता है कि सरकार के साथ आ जाएं। उनके जो 8 सांसद हैं, उनमें से बहुमत ये चाहता है कि सरकार के साथ रहें। उसके पीछे वजह ये है कि उनको ये लगता है कि हमारी जो राजनीति है, जो हमें जिस प्रकार के फंड चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारा लोकल लेवल पर दखल चाहिए, ये दोनों ही चीज़ें तब तक नहीं हो सकती जब तक हम सरकार के साथ ना रहें। तो महाराष्ट्र में भी वो बात है और केंद्र सरकार की योजनाओं के संदर्भ में तो रहेगा ही। तो वहाँ पर उन दलों के नेताओं को खुद के अप्रासंगिक होने का खतरा बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इस लिहाज से जयंत पाटिल से उन लोगों की बातचीत हुई है, और जो शरद पवार के भी सबसे खास जयंत पाटिल ही हैं, उन्होंने बाकी नेताओं को इस बात की जानकारी भी दी कि विधायकों का एक बहुमत है ऐसा जो कि ये चाह रहा है। ठीक है, और इस काम को करना चाहिए। जब वो देवेंद्र फडणवीस से गए सौरभ मिलने हैं, तो उससे पहले वो शरद पवार से मिल रहे हैं। सीधा मतलब ये है कि शरद पवार से उन्होंने ये बात कही होगी या पूछा होगा निर्देश की क्या क्या मुझे वहाँ बात करनी है। उसके बाद जाकर वो देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं। उससे पहले 3 जुलाई को मुंबई के एक होटल में उनकी मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, जो कि महाराष्ट्र से ही आते हैं, उनके साथ। हालांकि एक चीज़ इसमें और ज़रूर सौरभ ये है कि विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति में उनका दखल लगभग रोक दिया गया है महाराष्ट्र अफेयर्स को लेके। तो 14 से जी, तो संभव है कि नहीं, दिल्ली जब आ गए उसके बाद, मतलब दिल्ली उनके आने के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति से आप थोड़ा दूर रहिए।
थोड़ा नहीं ज़्यादा दूर रही है। तो उस लिहाज से उनकी और जनता पार्टी की जो बातचीत हुई होगी वो सैद्धांतिक ज़्यादा रही होगी, और शायद उसमें फिर बताया होगा उन्होंने कि भाई देवेंद्र फडणवीस के थ्रू ही जो भी बात होनी है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के पास उनका जाना, टॉप सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है, अगर वो लोग एनडीए में आ जाएं, इस बीच में ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को अब करना है। बीजेपी को ये हाँ कहना है, और एनसीपी वाले अजित पवार को ये कहना है कि वो नहीं चाह रहे हैं कि ये मर्जर हो जाए। बीजेपी ने ये कहा है कि अगर मर्ज होके एक दल के तौर पे आ पाए, जैसे आपको ध्यान होगा कि 3 जुलाई के बाद जब ये महाराष्ट्र में ये बात फैली कि विनोद तावड़े से उनकी मुलाकात हुई है, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा था कि एनडीए में कोई नई पार्टी नहीं आएगी। हाँ, अभी तो बोला उन्होंने। तो नई पार्टी नहीं आएगी मतलब ये कि जो है वो रहेगी, इसी में मिल के आ जाओ। और ऑलरेडी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो कोर्ट में भी नहीं पता कि आपको कौन सा दल किस दल को उसमें मान्यता मिल जाएगी। तो बीजेपी उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती कि दोनों के साथ लेकर आए। महाराष्ट्र में बीजेपी को उनकी जरूरत भी नहीं है। हकीकत ये भी है कि वो एक लाइबिलिटी के तौर पर ही आएंगे कि अब आएंगे तो कहाँ उनको एडजस्ट करें। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से अगर 8 सांसदों का एक दल आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें समस्या ये है कि शरद पवार क्या करेंगे। शरद पवार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और सीधे उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत अभी तक नहीं हुई है। तो वो एक संशय यहाँ पर है कि पता चला कि बहुत आगे बढ़ जाए और वो फिर कदम पीछे खींच लें। लेकिन जयंत पाटिल ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा कि दिल्ली के मामले सुप्रिया ताई देखती हैं। मतलब ये उनका कहने का मतलब तरीका। और सुप्रिया ताई ने क्या बोला कि ये बिल में 50% वाला फॉर्मूला जब आ जाएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। नो, कोई कैटेगोरिकल नो नहीं था उनका डिलिमिटेशन बिल के ऊपर। फिर जो आप मर्जर वाली बात कह रहे हैं, इस पर वो बोली, उन्होंने कहा मेरा भाई तो चाहता था दोनों धड़े एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चले गए। वो एकदम से वो लोग इस बात को तैयार है। अजीत पवार वाला गुट जैसे प्रफुल्ल पटेल हो, सुनील तटकर है, उनको ये चिंता रहेगी कि अगर वो आ गई, ठीक है, तो फिर हम उतने प्रभावी नहीं रहेंगे, या फिर सुनेत्रा पवार भी। तो वो एक संशय रहेगा। दूसरा, शरद पवार का स्टैंड क्या होगा, क्या वो आखिर डिमांड कर देंगे, कौन सी बड़ी चीज़ मांग देंगे, क्योंकि ये सब कुछ अब करना है बीजेपी को। बीजेपी अगर चाह दे कि वो लोग साथ आ जाएं तो 24 घंटे भी नहीं लगेगा। चलिए, एनडीए में आते नहीं आते ये तो आगे पता चलेगा। बिल पर समर्थन में कोई संशय नहीं है। सौरभ, पहली बात तो ये कि बिल पे समर्थन पे कोई संशय नहीं है। और बिल पे समर्थन किस लिए हो रहा है? एनडीए में आने के लिए, अन्यथा उन दलों को क्या मिल रहा है भाई? आप उनके हिसाब से सोचें कि वो किस बात पे आपका सपोर्ट करेंगे। लोग उदाहरण देते हैं कि बीजेडी जैसा इक्वेशन हो जाएगा, वाईएसआर जैसा हो जाएगा। उनकी वहां पे राज्यों में सरकार थी, उस सरकार को केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करना था, केंद्र सरकार से फंड की जरूरत थी, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। इनको क्या मिलना है? अरे हमारे तो मुंबई के सहयोगी साथी हैं सचिन चौधरी, उन्होंने तो आज ये रिपोर्ट किया कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो 3 सांसद उनके पास बचे, 9 में से 6 तो इधर आ गए एकनाथ शिंदे की पार्टी में, वो 3 भी समर्थन कर रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं तो वे पार्टी क्यों तोड़वाई उन्होंने? जब समर्थन आपके बचे वाले सांसद भी करने के लिए। संजय राउत का स्टेटमेंट है सर आज का कि अगर इस बिल में नेसेसरी चेंजेस हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो वो चेंजेस तो हो रहे हैं उस बिल के अंदर। 50% यूनिफॉर्म इंक्रीज हर स्टेट का जो है। जब डीएमके को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी किसी दल को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर डीएमके जैसी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा विरोध किया था उसकी चर्चा चल रही है, और उसकी तो पुष्टि कर दी चिदम्बरम जी ने कि ये शरद पवार की और स्टालिन की पार्टी के साथ इनकी बात हो गई, और अगर वो इस बिल का समर्थन करेंगे तो उनकी अंतरात्मा के साथ धोखा होगा। अंतरात्मा उनकी, वो जो मर्जी करें। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए, असल में ऐसा नहीं है कि ये जो 6 की बात की आपने, शिवसेना और यूबीटी के जो टूटे, वो समर्थन करें या नहीं करें इस मुद्दे पर नहीं टूटे। उनको ये समझ में आ रहा है कि अब इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और इस पार्टी में हमारा कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो ये तो बीच में आ गया है मुद्दा इस बिल का जो है समर्थन विरोध का। तो अगर ये बिल नहीं होता, समर्थन की ज़रूरत नहीं होती, तब भी उनकी कोशिश होती एनडीए में, बीजेपी में या शिंदे के साथ जाने की। तो वो मामला जो है पूरी तरह से पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर जो लोग चिंतित हैं उनका है। असल खेल तो जो बीजेपी कर रही है। किसी शिकारी से बात की आपने? नहीं। शिकार जब करने निकलता है, शिकारी किसको कहते हैं? बता रहे हैं, बताने की जरूरत है। तो वो पहले अपने शिकार को थकाता है। दौड़ भागो, कितना भागोगे, फिर लौट के हमारे सामने आओगे। यही दल हैं जो अभी विशेष अधिवेशन में विरोध कर रहे थे। अब होड़ लगी हुई है समर्थन की। बिल्कुल, पार्टी तोड़कर समर्थन करने को तैयार है। सब के सब। तो कौन बचा? तो बीजेपी शिकार कर रही है, ये शिकार भाग रहे थे, अब भागकर फिर जो है निशाने पर आ गए। तो अब इनके बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये खुश हैं कि हमारा शिकार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका शिकार हो रहा है उसको कोई तकलीफ ही नहीं है, दुख ही नहीं है, कोई विरोध नहीं है। इनमें से किसी ने कहा कि हमारे ऊपर बीजेपी ने दबाव डाला,
या हम परेशान हो गए थे इसलिए आ रहे हैं, क्योंकि सबको दिख रहा है कि फायदा कहाँ रहने में है। और इसमें मेरा मानना है कि सबसे बड़े दोषी इन पार्टियों के नेता हैं। अगर आप अपने कैडर में आत्मविश्वास, अपने कैडर में जोश नहीं पैदा कर सकते, उम्मीद नहीं जगा सकते कि नहीं ये समय निकल जाएगा, अच्छा समय गया तो बुरा भी निकलेगा, जब ये उम्मीद जगाने में आप नाकाम हो जाते हैं तो फिर जो है लोग अपने से अपना रास्ता ढूंढने लगते हैं। सर, ये बात जो आप कह रहे हैं आज सुप्रिया सुले ने कैसे कही? मतलब और दलों को एक नसीहत थी उसमें, जब उनसे कहा कि आपकी पार्टी के सांसद तो आना चाहते हैं तो ये टूट तो नहीं जाएगी पार्टी, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। उसकी वजह यह है कि पवार साहब केवल लीडर ही नहीं है, वो हमारे साथी की तरह हमसे व्यवहार करते हैं, हम लोगों से बात करते हैं, वो एक एक आदमी से बात करते हैं। तो ऐसे नहीं टूट जाएंगे हम, जैसे यूबीटी टूट गई या टीएमसी टूट गई। नहीं, इस तरह से टूटेंगे नहीं। और शरद पवार देखिए हर समय सौदे के लिए तैयार रहते हैं। देश के एकमात्र नेता हैं, सौदा उनके मन माफिक होना चाहिए। तो कोई आइडियोलॉजी का बैगेज नहीं है उनका, व्यवहारिक है, व्यवहारिक है पूरी तरह से। मैं तो कहता हूँ मतलब राजनीति में वो एक तरह से व्यापारी है, किधर मुनाफे का सौदा है उधर का सौदा मंजूर करेंगे। तो इसलिए शरद पवार की बात आप छोड़ दीजिए, शरद पवार आएंगे कि नहीं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है। शरद पवार ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती की कि उन्होंने अमित शाह से पंगा लिया। उनको लगा कि इनको मैं निपटा दूंगा, मैं चाणक्य हूं राजनीति का। महाराष्ट्र के लोग मानते थे, 2019 में उन्होंने जो किया उससे उनको लगा कि पूरे देश का बन गया। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को एक साथ करने वाले वही बताए जाते हैं। कई चीजें उन्होंने बताई ना, सोनिया गांधी से कहा कि जो है इससे हमेशा के लिए जो है ये अलायंस टूट जाएगा परमानेंटली। तो कांग्रेस का भी फायदा है, एनसीपी का तो है ही। तो उनकी योजना ये थी कि किसी तरह से ये इतना तगड़ा अलायंस है कि इसके रहते जो है हम जीत नहीं सकते, फिर तो इसको तोड़ो। और उसमें कमजोर कड़ी थे उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री बनने के लिए चले गए। भाई उस समय किसी ने जनादेश की बात की कि जनादेश किसको मिला था? आज जो लोग छोड़ रहे हैं उनसे पूछा जाता है भाई आप तो इनके टिकट पे जीत कर आए, ये जनादेश था। तो वो जनादेश तो बीजेपी और शिवसेना के लिए था। सर ये बताइए, बाय एंड लार्ज अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, दो पार्टीज को आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस को और लेफ्ट को, हालांकि अब जो हो रहा है उसमें तो कुछ भी मुमकिन है। लेफ्ट जहां भी है, जितना भी है, मुझे नहीं गिनती नहीं पता उनका कोई सांसद है कि नहीं है। अदरवाइज वैसे वैचारिक तौर पर मतलब अभी कांग्रेस राहुल लीडर्स की बात करें तो लेफ्ट के और उनके नेता जो हैं वो पूरी तरीके से खड़े हुए दिखाई देते हैं मजबूती के साथ। बाकी जैसे मैंने कहा साउथ से शुरू कर लीजिए, तमिलनाडु में डीएमके की बात होगी ना इधर आने की, वो हो गए। विजय के सांसद ही नहीं है। आंध्र प्रदेश वाले इधर आने के लिए तैयार हैं। बाकी तेलंगाना में, कर्नाटका में कांग्रेस है, केरल में छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। बीजेडी वाले, वाईएसआरसीपी वाले आंध्र प्रदेश के अंदर, ये लोग इधर आने के। जेएमएम का मैंने नाम चला, जेएमएम वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आरजेडी की भी कोई बात कर रहा था, सपा की बात तो लोग कर ही रहे हैं कि भाई यूपी को जब सबसे ज्यादा फायदा होगा सीटों में तो समाजवादी पार्टी के सांसद क्या कह के इस बिल का विरोध करेंगे? तो कौन रहेगा उधर? राहुल गांधी अकेले? अभी शुरुआत में आपने राहुल गांधी की कांग्रेस कही, मुझे थोड़ा लगा, मैं थोड़ा रुका था उस पर, और थोड़ी देर जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोग खड़गे साहब की कांग्रेस क्यों नहीं कहते भाई? आप लोग हमेशा राहुल गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, अभी तो खड़गे जी की कांग्रेस है भाई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बिल पर उसका रुख भी हमें देखने वाला होगा, और बहुत अभूतपूर्व रुख हो सकता है उनके सांसदों का। क्या कांग्रेस पार्टी के सांसद भी अपने दल के साथ रहेंगे? एलाइज, छोटी पार्टियों, सबकी बात कर ली आपने, लेकिन क्या जिस प्रकार से इंदिरा गांधी की अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के सांसदों ने वोट डाल दिए थे या नहीं डाले थे, जो भी हुआ था, क्या वो दोहराया जाएगा? महिला आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए अब्सटेन भी कर सकते हैं, कुछ बीमार भी पड़ सकते हैं, कुछ का जहाज भी छूट सकता है, तो कुछ लोग छुट्टी ले भी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अकेली नजर आएगी इसमें, ऐसा अभी तक का अनुमान है, क्योंकि राजनीति तो पल पल बदल रही है। शरद पवार का कुछ नहीं, शरद पवार के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर मन माफिक सौदा नहीं हुआ जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं तो हो सकता है वो मना कर दें रात को, ठीक है,
कि भाई छोड़ो, हमको कृषि मंत्रालय नहीं मिल रहा सुप्रिया को, तो अभी रुकते हैं, देखते हैं क्या करना है। या हो सकता है कि अब उन्होंने सोच लिया हो कि जो मिल रहा है वही ले लो भाई, वो तो नहीं मिलना है तो तय। हाँ ना से हाँ अच्छा। लेकिन मुझे इस पूरे प्रकरण में एक बयान याद आता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 131वां बिल के गिरने के बाद दिया था। जी बताएं। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण की राह में आने वाली सारी बाधाओं को हम दूर करेंगे और इस पर हम अडिग हैं। दिख गया अडिग। कितने दिन हुए, अभी पिछले ही सत्र की बात है शायद जब ये हुआ था, और इस सत्र में देखिए कितने जल्दी बदल गया सारा परिप्रेक्ष्य। अगर वो 1 घंटे वाली बात अमित शाह की इन लोगों ने मान ली होती, जो उन्होंने संसद में कहा 50% वाला मैं लिख के दे 50% दूंगा मैं बिल अभी में। लिख के देता हूँ, 1 घंटे के लिए स्थगित करो, मैं अभी लेके आता हूँ ऑफिशियल अमेंडमेंट, और वही बिल आएगा, वही आएगा। बस उसमें 50% लिखा हुआ जो वो उस दिन देने के लिए तैयार थे, बिल्कुल। वही लिख के आ रहा है नए बिल के अंदर। तो ये तो लोग भी पूछेंगे ना, फिर तब उस दिन क्यों विरोध किया था? मैं यही कह रहा हूं ना, लोग तो ये भी पूछेंगे कि महिला आरक्षण का पेच फंसाने की जरूरत क्या है। आज तक 78 साल हो गए आजादी के, आपने महिलाओं के साथ आरक्षण की बात जब जब उठी तब उसको कानूनी पेच में फंसा के कि इसको आरक्षण मिलेगा कि नहीं, उसको आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा कि नहीं। अरे पहले एक बार महिलाओं को आरक्षण हो लेने दीजिए, उसके बाद सारे न्यूएंसेस पे बात कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ है अब जब सबकी हवा संट है, हवा टाइट है, मतलब सारे दलों की सांसद ही जा रहे हैं। और अभी आप लोग अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, अखिलेश यादव जी को तो संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, हमारी मदद करते हैं। और आपको ये इससे ज्यादा उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वो खड़े हुए, मुस्कुराए, हाथ जोड़ा और बैठ गए। तो ये सिर्फ शालीनता का परिचय नहीं था, ये एक्सेप्ट करना भी था कि हाँ प्रधानमंत्री जी आप ठीक कहते हैं। अभी यूपी की बात करते हैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री के भाषण की बात की। मैं तो उनके तीनों भाषण लाया हूं सर, अच्छा। लोकसभा में, राज्यसभा में, और जो उन्होंने राष्ट्र बाद नाम में संबोधन बाद में जी। जब बिल गिर गया था उसके बाद, एक अंग्रेजी का शब्द है वैलिडेशन। आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री की बातें वैलिडेट होने जा रही हैं, क्योंकि अब इस बिल को रोक नहीं पाएगा कोई। नंबर पूरे हो चुके हैं, अभी आप चाहेंगे तो हम गिनती कर देंगे, 260, 250 जितने आप 350, 360 जितने वो हो गए। और राज्यसभा में तो और पहले, लोकसभा वाले नंबर भी लगभग पूरी। ठीक कह रहा हूं ना, कोई बता लगे मैं ही बड़े बोल गया। नहीं ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था लोकसभा में, आपका वैलिडेशन करने, मेरा वैलिडेशन उन्होंने कहा था कि पिछले 30 साल के परिणाम देख लीजिए, फायदा उनका भी इसी में ही है जो रास्ता मैं दिखा रहा हूं। यस, जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। इसीलिए मैं समझता हूं इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। महिला बिल को लेकर के उन्होंने कहा, टीएमसी का देख लिया आपने हाथ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था गारंटी शब्द चाहिए तो गारंटी उपयोग करता हूं, वादा चाहते हो तो वादा शब्द उपयोग करता हूं, तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो बोलने को तैयार हूं। जब नीयत साफ है तो शब्दों के खेल की हमें जरूरत नहीं है। उस वक्त कह रहे थे गारंटी है मेरी, किसी का नुकसान नहीं होगा। उसी बिल का आप साथ देते हुए लोगों को देखेंगे और वो बिल पास होगा। फिर उन्होंने कहा मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट देके आप सब फोटो के साथ, नाम के साथ, सरकारी खर्चे पर विज्ञापन छपवाने को तैयार हूं, आप लोगों का सारा क्रेडिट। तो ये बातें अब वो याद भी दिलाएंगे ना इसके बाद। फिर उन्होंने जो है जब राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था तो उस दिन उन्होंने कहा था इस महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी और जनता की सजा से वो नहीं बच पाएंगे। अब आप देख लीजिए एक एक करके राज्य दर राज्य सजा मिल रही है। बिल्कुल सबसे पहली सजा तो टीएमसी को मिली ना, डीएमके साथ में, डीएमके तो टीएमसी डीएमके और अब उसके और पार्टियां तो फिर टूटी नहीं। कांग्रेस यूबीटी असम में देख जितने मैंने प्रियंका चतुर्वेदी का पोस्ट देखा, हाँ, शिवसेना यूबीटी की, बिल्कुल उनका मैंने पोस्ट देखा। उन्होंने कहा मैं तो हमेशा से ये कहती रही हूं कि भाई अब इतनी बड़ी आबादी को उसके अनुरूप प्रतिनिधित्व चाहिए तो नंबर बढ़ने चाहिए। तो जब किस बिहाफ पे आप अपोज कर रहे थे फिर इस वो विरोध सर अब एक पॉलिटिकल विरोधी था ना, और इसलिए ये बात और ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि आपका जो पॉलिटिकल स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, उनके अपने एलाइज अगर उनको छोड़ के भाग रहे हैं तो उनके लिए बड़ा सवालिया निशान। आपको जयराम रमेश का वो बयान ध्यान होगा कि तब गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम को ये भरोसा दे दिया था, फिर हो नहीं पाया, नंबर्स दोबारा नहीं आएगा उनके पास, और अगले सेशन में ही नंबर आता हुआ एकदम से दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से एक बड़ा सवालिया निशान। सुप्रिया सुले इतना कुछ अगर अभी रिकॉर्ड पे आगे कह रही हैं तो सोचिए पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है। तो वो सब कुछ, अन्यथा तो उनको सीधे सीधे इसका विरोध कर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जैसे विरोध कर रही है। जो पार्टियां रह गई हैं, सपा, आरजेडी, जेएमएम, जितनी और दल हैं, एक जैसे एक शरद पवार जैसी पार्टी अगर इधर आ जाती है तो इसका मनोवैज्ञानिक
क्या उनके ऊपर प्रभाव होगा? निश्चित रूप ये बड़ा असर ये पड़ता है कि भाई जो बहती हुई धारा है और उसमें भी ये दिख रहा है कि वो इशू कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए पॉलिटिकली नुकसानदायक हो अगर आप उसके साथ जाएं तो, और अगर नहीं जाएं तो उसमें खतरा दिखता है। जैसे मान लीजिए कि आरजेडी के 4 सांसद हैं, चलिए मीसा भारती एकदम से चाहेंगे कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहें, वो कदम नहीं उठाएं। इसके अलावा उनके जो 3 सांसद हैं, सुधाकर सिंह वो तो पहले बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, और इसके अलावा एक कुशवाहा जी हैं औरंगाबाद के, एक जहानाबाद के उनके सांसद हैं, जेएमएम के 3 सांसद हैं। तो इस तरह के सांसदों को भी कैसे समझाना कांग्रेस पार्टी के लिए ये आसान होगा कि आखिर किस आधार पर आप विरोध कर रहे हैं? मैं पार्टी का नाम लूं, आप बताएंगे कि बस ये पॉसिबल है कि नहीं है? अच्छा, एक 10 सेकंड में कांग्रेस पार्टी में समझाने वाला कौन है ये बताइए मुझे। जयराम रमेश। जयराम रमेश इस बिल पे वो सबसे ज्यादा मुखर हैं, जो दूसरे को जाके समझाएंगे। पिछले सेशन में इस बार मैंने देखा था कि इस बिल पे सबसे ज्यादा उत्साह में अगर कोई था ना तो वो जयराम रमेश जी नजर आ रहे थे, और वो एकदम से बता रहे थे कैसे गिरेगा। ये थ्योरी उन्हीं की दी हुई है जो कह रहे हैं ना कि नंबर 2 ने नंबर 1 को वादा कर दिया था, मैं बिल पास करा दूंगा, वही है ना, नहीं करवा पाए, जो अभी इसीलिए पार्टियां तोड़ रहे हैं। जो प्रदीप जी ने कहा ना अभी, छेड़ो मत छोड़ेगा नहीं। शरद पवार के लिए जो इन्होंने कहा कि अमित शाह से पंगा लेके उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी। जी नहीं, मैं ये फेंस सिटर पार्टी उसका पूछ रहा था। जश्न मनाया ना उसके बाद वो बहुत बुरा था। बिल गिराने के बाद जो विरोधी दलों ने पूरे देश भर में जश्न मनाया कि हमने डिफीट कर दिया महिला आरक्षण को, इसका भी गलत संदेश गया। जैसे जेएमएम की 3 लोकसभा 2 राज्यसभा, मैं ऐसे पहले मैं समझता हूं कि भाई हाँ ना करना मुश्किल, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्या ऐसे दल परोक्ष अपरोक्ष समर्थन कर सकते हैं? मैंने आपको कि उसमें जैसे या तो आप सपोर्ट कर दो या फिर ऑब्स्टेन कर जाओ, दोनों ही चीजें। आरजेडी के 4 लोकसभा 3 राज्यसभा, एनसीपी शर्त की बात हमने कर ली, 8 लोकसभा 1 राज्यसभा है, वाईएसआरसीपी के तो पहले ही कह चुके हैं उनके 4 लोकसभा 4 राज्यसभा है, बीजेटी के 5 राज्यसभा है। बीजेटी पहले समर्थन करती ही रही है, अब इसको उनका कोई ओपन आंसर नहीं आया है इस पर, बट उसमें वो उनके रेंज के बाहर मामला है। कोई मामला नहीं। बीआरएस के 3 राज्यसभा है, ऑलरेडी डन है, इन है। बताइए, तो फिर तो नंबर सारे ही पूरे हो चुके हैं। मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लिख करके लाया था, पता नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले ही ना हो जाए। उनके भी बगावत हो गई नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके श्रीनगर वाले बागी हो गए। हाँ, वो तो ऑलरेडी उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजर अभी उमर अब्दुल्ला ही हैं। और उमर अब्दुल्ला भी उनको उसी रूप में, ऐसा पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चा होती है कि वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते जैसा ये स्टैंड लेते रहते हैं। रोहुल्ला मेहदी जो है उनके, उन्होंने कहा कि ये जो वो भी 20 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करने वाले हैं ना स्टेटहुड की पूर्ण राज्य के दर्जा, उन्होंने कहा पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है, 370 भूल गए? तो मेरी पार्टी जो है वो तो बीजेपी के एजेंडे के साथ चली गई है। वो उनका सांसद खुल के कह रहा है कि मेरा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ये तो बीजेपी का एजेंडा बढ़ा रहे हैं आके, ये 370 भूल ही गए, हमको 370 पहले चाहिए। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको हम स्टेटहुड प्लस दिलवाएंगे तुमको। जो उमर अब्दुल्ला नहीं कह रहे वो कांग्रेस पार्टी कह रही है, सीधे 370 नहीं कह रही, उसको वो कहते हैं स्टेटहुड प्लस, जो मैंने कल बात की थी आपसे। एनीवे सर, ये यूपी की बात बताइए। जैसे अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव के ऊपर दबाव होगा बिल का समर्थन करें या कम से कम रोके ना? नहीं, बहुत ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उन्होंने रोकने की कोशिश की या फिर खिलाफ वोट दिया तो विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान उनको जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी लगातार हमला करेगी कि भाई 80 से 140 सीट हो रही थी तो इन्होंने रोकने की कोशिश की, और अखिलेश यादव को यह भी पता होगा कि उनके रोकने से रुकेगा नहीं। तो मतलब ये बड़ी प्याज भी खाएं जूते भी खाएं, क्यों ऐसा करें? अगर राजनीतिक समझ होगी तो फिर मतलब सबसे आसान रास्ता है कि एब्सटेन कर जाइए। तो न समर्थन किया न विरोध किया, तो आप पर यह आरोप नहीं लगेगा कि आपने इसका विरोध किया, इसको रोकने की कोशिश की। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की है। देखिए, 234 सीटें इंडिया अलायंस की हैं और 240 अकेले बीजेपी की हैं, 6 सीट का सिर्फ फर्क है। वोटिंग होगी तो क्या 234 वोट मिलेंगे? पिछली बार ही नहीं मिले, 230 मिले थे उनको अप्रैल में। नहीं, वो तो भूल ही जाइए, वो तो 3-4 कम ज़्यादा हो सकते हैं, रूलिंग पार्टी से भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप इसमें भारी गिरावट आती है तो इसका रिफ्लेक्शन किस पर होगा? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी चाहेंगे कि इज्जत ढकी रहे, वोटिंग ही नहीं होगी तो पता ही नहीं कि अब दावा कर सकते हैं कि हमारे अलायंस के सब पार्टनर हमारे साथ थे। अरे हो हल्ला हो जाए वहां पे और वॉइस वोट से पास हो जाए ऐसा? नहीं, ये तो वॉइस वोट से हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो चाहिए ही चाहिए ना। उसमें बहुत आसान तरीका ये रहता है कि अपनी बात कह के और आपस में लोगों को बात करके बायकॉट करते हैं। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है, इस तरह करती है जो कुछ भी। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3
आपने जो कहा वही तो बात वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस भी क्या इसमें सहयोगी हो सकती है, यही कह रहे हैं ना आपकी। हाँ, कांग्रेस की यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए अगर अपनी इज्जत बचानी है। और बेइज्जत होना है तो बात दूसरी ये है। सलाह दे रहे हैं राहुल गांधी को नहीं हम कि ऐसा ही कर लो कि किसी तो इज्जत पार्टी को बची रहेगी। किसी पार्टी को पत्रकारों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। अब अगर कोई सलाहकार ऐसा आ जाए जैसा आप ढूंढ रहे हैं कांग्रेस में और वो समझा दे तो अलग बात है। नोइंग राहुल गांधी ये काम नहीं हो सकता। वो स्टबर्न है, वो किसी भी मुद्दे पर इतनी इंच भी मैंने गुंजाइश दे दी बीजेपी को या मोदी को, वो आदमी करेगा ही नहीं कभी, जैसा मैं मानता हूं। बट वो भी ऐसा नहीं कि वो आदमी प्रैक्टिकल कभी नहीं हो सकता, हो सकता है वो प्रैक्टिकल। स्टबर्न की जगह फर्म भी कह सकते हैं ना, लीडरशिप फर्म है एकदम, कि हम अपने उससे डिगेंगे नहीं। कह दीजिए कभी कभी राहुल जी के लिए भी अच्छे बात कह दीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी मतलब इन नुआंसेस में फंसते ही नहीं है, वो बिग पिक्चर देखते हैं सर। वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी से, उसकी विचारधारा से, आरएसएस से। इसीलिए कह रहा हूं। देश को बांटने की राजनीति के विरुद्ध अकेला एक व्यक्ति खड़ा है। तो यस, और जो बात सर कह रहे थे ना कि इज्जत बचाने वाली, मान लीजिए इंडिया गठबंधन की 8 पार्टियां टूट जाएं और वो अकेले रहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन उनकी पार्टी तो खुश हो जाएगी उसमें। उनके लोग कहेंगे सर देखिए दुनिया को यह पता लगेगा कि एक आप ही खड़े रहे, ये भी चलाएगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। तो विधानसभा राहुल गांधी डट के खड़ा रहा। विधानसभा चुनाव के बाद यही तो उनको कहा गया ना कि जो बाकी एलाइज हार गए उससे तो कांग्रेस का ही फायदा हुआ ना। जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है उसने यही तो कहना शुरू किया कि क्षेत्रीय दल कमजोर हुए, मतलब राहुल गांधी की लीडरशिप स्टैब्लिश हो गई। और मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रीय दल जो थे वो कांग्रेस पार्टी का कवच थे बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी जहां क्षेत्रीय दल है उनसे लड़ती थी। आप कैसी बात कर रहे हैं? असली योद्धा वो होता है जो बिना अब कवच कुंडल के युद्ध में वो जाए। हम मान लेते हैं, है ना, बिना कवच कुंडल के युद्ध में जाए और फिर जीत के आए, समय चाहे जितना लगे। इसमें एक चीज उसमें और क्या है? बड़ा दिलचस्प ये है कि कल गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात हुई ना, हाँ यही बताइए ना, आमतौर पर 40 कोई भी मिनट की मुलाकात होती है तो उस मुलाकात के बाद चाहे लखनऊ की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, पार्टी के नेताओं की बात कर लें, ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल की बात कर लें, कुछ ना कुछ मिल जाता है। या वो लोग भी डाल देते हैं ट्विटर पे कि इस विषय पे बात हुई, इंफॉर्मेशन सर्विस से कुछ मिल जाता है। कुछ भी नहीं आना, और जितने जगह से टटोले जा सकते थे मैंने इसको टटोला, और सब टाइप लिप्स। और जो मैच्योर नेताओं से पूछिए कि क्या हो सकता है तो वो सारा इशारा इसी बात को लेकर था, इशारा, जानकारी नहीं, संकेत, इशारा कि भाई ये दोनों मिले हैं और पार्लियामेंट सेशन से पहले और अभी हमारा एजेंडा ये है, तो समाजवादी पार्टी का स्टैंड पार्लियामेंट में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इन सारे स्ट्रेटजी को लेकर ही बातचीत हुई होगी। इसके अलावा कोई भी और विषय होता तो बात सामने आ गई होती, फिर उसको इतना कॉन्फिडेंशियल रखने की ज़रूरत नहीं थी। मान लीजिए मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम के लिए इनको बुलाने वाले होते, वो बता दिया जाता, बाकी कोई और एजेंडा है नहीं, संगठन, सरकार, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। योगी तो जी जो सपा सांसदों की फील्डिंग कर रहे हैं, कुछ उसी तरह की चीज़ें होंगी कि कहीं कुछ कम्युनिकेट करना होगा कि भाई इन सांसदों के साथ ये दिक्कत आ रही है या इनको ये चीज़ है, जो कुछ भी हो। और जब ये सांसद सौरभ आते हैं, जैसे टीएमसी के सांसद जब आए ना ये बगावत वाले, तो सिर्फ आते नहीं है, वो अपने साथ साथ एक डिमांड लिस्ट लेके भी आते हैं ऑब्वियसली कि हमें ये है, जैसे तो, और वो सहयोग आपको करना होता है। जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र के केस में ही बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेके उनके या डेवलपमेंट फंड या तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो संभव है कि उस तरह की कोई चीज़ रही हो, उसके लिए यहाँ से दिल्ली से इंस्ट्रक्शन दिया गया हो कि ये काम करना है। सारा इशारा उसी तरफ जा रहा है और बाकी चीज़ें छुपाई जा रही हैं जिस तरह से, उससे वो इशारा और ज़्यादा हमको चटक तो रूप में नजर आ रहा है। और इन सब मामलों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों स्टबर्न नहीं है। जैसे मुरारजी थे, उनकी सरकार गिर रही थी, चरण सिंह अलग हो गए थे, सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल और डीएमके, इनके नेता गए मुरारजी से मिलने कि ये हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है, आप मान लीजिए, हम समर्थन कर देंगे, सरकार बच जाएगी। तो उन्होंने लिया, साइड में रखा, कहा कि जो है जब सरकार बच जाएगी तब इसको देखेंगे। वो लोग उठ के चले गए, खिलाफ वोट किया। लेकिन ये इस समय नहीं होगा। अगर हमारा काम बनता है प्रैक्टिकल, मतलब जो व्यवहारिक राजनीति, एक आदर्शवादी राजनीति है, एक व्यवहारिक राजनीति है। आदर्शवाद में सरकार चली जाती है,
प्रैक्टिकल राजनीति में आपका वाले तो जो है बहुत ताकत practical बढ़ती रहती है। अब तो आदर्शवाद में सांसद भी चले जाते हैं नहीं सरकार। सर, ये भी तो हो गया ना, जब आप अब जब मान लीजिए अगली लोकसभा का चुनाव ये सब पास हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो 825 की स्ट्रेंथ पर अगर चुनाव होना है तो आज आ जाते हैं 25 मेरे पास समाजवादी पार्टी की यूपी में, तो मैं उनको भी अकोमोडेट कर सकता हूँ, अपने वाले भी कर सकता हूँ। वो गुंजाइश, वो स्पेस तो मिल जाती है ना भाई। आज अब जो लोग कह रहे हैं कि ये 543 में ही आप आरक्षण दीजिए, अब उसमें सपा वाले को कहाँ एडजस्ट करेगी बीजेपी। लेकिन अगर 120 सीट हो जाएगी यूपी की तो आप कर सकते हो, कर ही वो, सकते हैं वो तो- वर्किंग स्पेस मिल जाती है। अब ये तो आप खबर दे रहे हैं कि भाई यूपी में भी कुछ खेल हाँ, एक्सपेक्ट मतलब कर सकते हैं। खबर नहीं दे रहे, निश्चित संकेत तौर पे, कर रहे हाँ, हैं। मतलब वो इंडिकेशन संकेत एकदम कर। तय मानिए कि उसी दिशा में जा रहा है। अन्यथा जैसे 24 घंटा अब लगभग होने जा रहा है और इतनी देर तक उस बात को छुपाए रखना, और जितने सोर्सेज हो सकते थे सबको खंगाल लेने के बाद, और जब इशारा करने को कहिए तो उसी तरफ से जा रहा है कि उनको भी यही समझ में आ रहा है कि यही बात रही होगी। दोनों नेताओं ने भी अपने किसी किसी ने कॉन्फिडेंस हाँ। बात नहीं की है। और फिर उसमें ये बात समझ में आ जाती है कि अगर इतना कुछ आप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद कैसे इस बिल पे साथ आए। उनमें से कुछ सांसदों ने हो सकता है कुछ बताया हो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये या डेवलपमेंट फंड को लेकर जो कुछ भी कहा हो। क्वाइट पॉसिबल। अब कांग्रेस के दोस्त आपके क्या कह रहे हैं? मैं आरोप के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस के फ्रेंड्स आपके क्या कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस में है, बहुत सारे दोस्त हैं। कांग्रेस के दोस्त होना आरोप हो गया। मतलब उनको क्या लगता है कि ये काम बीजेपी वाले कर लेंगे? हाँ, उनको बहुत, वो तो अपने पंजाब की आग को ही सुलझाने में अभी लगातार लगे रहे हुए हैं और राजा बडिंग को ही बनाया रखा जा रहा है, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो इस बिल को लेके पार्लियामेंट में क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे हमारा पोजीशन, वो तो उन लोगों को दिख रहा है कि एक एक करके छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वो अब उस पॉसिबिलिटी की हमने बात नहीं की, क्योंकि लग यही रहा है कि कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए नंबर्स में। मान लीजिए लेकिन कि नहीं हो पाता तो बिल आएगा नहीं। भी तो आप सभी लोगों ने कहा कि बिल तो तभी आएगा जब नंबर को लेकर के 100% सुनिश्चित होगी सरकार, तभी बिल लाया जाएगा। नहीं हो पाए तो क्या मैसेज है? और बड़ा मैसेज है, बड़ा इशू है कि देश को, देश की राजनीति को बदलने वाला इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा प्रस्ताव, उसका अपोजिशन ने विरोध किया, और खास तौर से महिला आरक्षण विधेयक। ये ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पर कोई पार्टी जनता को जवाब नहीं दे पाएगी। वैसे मीडिया में, सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलें, लिखते रहें कि आपने महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया, महिला आरक्षण का बिल पास क्यों नहीं होने दिया। इसका जवाब जो है, मुझे नहीं लगता कि आम जनता को या खास तौर से महिलाओं को कोई पार्टी समझाने में सफल हो पाए। उनका तो ये कहना है ना सर, हम महिला बिल का विरोध कर ही नहीं रहे, हम तो ये डिलिमिटेशन बिल का विरोध नहीं सर। अब उसका एक और जवाब है कि जैसे अगर इस सेशन में अगर ये बिल पास नहीं होगा तो फिर विंटर सेशन में आएगा। ओके, लेकिन आएगा, लेकिन आएगा। ओके। प्रधानमंत्री का जो बयान पढ़ रहे थे ना आप, वैसे ये काल्पनिक प्रश्न है। मुझे लगता है कि हिंदी में एक पद है, हेतु हेतु मदभूत। तो उसमें ये होता है कि हम आसन्न चीजों पर बात कर रहे होते हैं, जिसको मतलब जैसे एक दुश्मन खड़ा कर लिया आपने और उससे लड़ने की बात जब होती है, इस तरह की राजनीति करने वाले विपक्ष में हैं कुछ लोग। तो मुझे लगता है हेतु हेतु मजबूत पर छोड़ ही दिया जाए। देखिए, बिल आने का मतलब है कि 100% श्योरिटी है। एक बार हो चुका ऐसा, दूसरी बार तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति को देखें तो मुझे लगता है कि पहला बिल था जो डिफीट हुआ था फ्लोर ऑफ द हाउस, 131वां संविधान संशोधन जो पिछली बार डिफीट हुआ था। इस बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, या तो बिल आएगा या बिल नहीं आएगा। तो वो सारी तैयारी है। और आपने अभी खबर चलाई थी इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले कि 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और 21 को एनडीए की बैठक है। एनडीए की कौन सा एनडीए? एक्सटेंडेड। क्योंकि 20 को तो सब साफ हो जाएगा ना सर कि कौन कहां बैठ रहा है, किसकी देखिए वो कहां 20 सीट वाले, है। वो 20 तो आएंगे एनसीपीआई वाले, हाँ, वो टीएमसी नहीं, एनसीपीआई उसके नेता हो गए हैं सुदीप बंदोपाध्याय सुदीप बंदोपाध्याय और चीफ व्हिप काकोली दस्तीदार। हाँ। ये दोनों उसमें और हो गए। आप उस फोटो को देखिए जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय और अमित शाह जी मिल रहे हैं। दोनों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है बहुत कुछ कह रही है। क्या आह्लादित होकर दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। तो मुझे लगता है कि, और एक चीज और, मैं फोटो बहुत ध्यान से देखता हूं सबकी सर। सुप्रिया जी की योगी जी से मिलते हुए फोटो देखिए, आप फोटो देखिए योगी आदित्यनाथ की अमित शाह से मिलते हुए। वो किसकी प्रतिमा भेंट कर रहे हैं अमित शाह को? श्री गणेश की।
तो किसी ना किसी चीज का श्री गणेश हो रहा है सर। ये इन दोनों की जो राजनीति है ना, ये इसी महीने से समझ में आती है कि क्या होगा। 2-3 महीने बाद समझ में आएगा, अच्छा ये वाला श्री गणेश उस दिन हुआ था। देवेंद्र जी तब बता रहे होंगे कि देखा उस दिन बात हुई थी ना अपने शो में, तब हमें किसी ने नहीं बताया, लेकिन अब हमें पता चला है। और हम लोगों ने चेक किया कि जैसे क्या क्लोज मार्जिन जैसा रहेगा कि जस्ट 362 जो भी नंबर्स लगभग रहा है उस तक पहुंचा दें। तो फ्लोर मैनेजर्स का ये कहना था कि नहीं, एक बफर लेके इस बार अरेंज किया जा रहा है कि क्लोज मार्जिन यानी कि फोटो फिनिश वाला आंकड़ा ना रहे, बहुमत के साथ रहे। और वन नेशन वन इलेक्शन पे आज भी एक बड़े सोर्स से मैंने पूछा कि और उसका क्या है, तो तुरंत ये कहना था कि जैसे ही ये हो जाएगा नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, उसके बाद अगले 15 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट करके रखवा के फिर उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसी में उस पे जो होमवर्क होना था वो होमवर्क सारा हो चुका है। वो भी इस सत्र में मुमकिन है। हाँ, मतलब नंबर्स अगर आ गए तो उसको भी बिल्कुल इनकार मत कीजिए। 2029 का इलेक्शन तो मतलब बहुत ऐतिहासिक होगा। महिला आरक्षण, डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, आप एक साथ इस बात को समझिए, महिला आरक्षण, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके अलावा डिलिमिटेशन। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, वो उनका डर था ये डिलिमिटेशन वाले विधेयक को लेकर कि नरेंद्र मोदी पूरे देश का पॉलिटिकल मैप बदलना चाहते हैं। वो सही होने जा रहा है। सच में बदलेगा भाई, महिलाओं का 33% सीटें उनकी बढ़ गई। डिलिमिटेशन से हर सीट बदल जाएगी। 2008 में जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें केवल भौगोलिक क्षेत्र बदला था, इसमें संख्या भी बदलने जा रही है। तो कोई ट्रेडिशनल सीट नहीं रह जाएगी, ये इनका स्ट्रांग होल्ड है, ये उनका स्ट्रांग होल्ड है, ऐसी कोई सीट ही नहीं बचेगी। मतलब वायनाड और रायबरेली भी बदल जाएगी। हाँ, बिल्कुल बदल जाएगी। संख्या बढ़ेगी तो बदलेगी ही, जो बड़ी सीटें हैं वो टूटेंगी ही। बनारस भी टूट संभावना तो सबके बारे में है। आप कोई भारी 40 बताइए भाई, 80 की 120 कैसे होगी? ये सबके साथ अगर 29 का इलेक्शन होगा तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द दीजिए, कोई बहुत भारी। नहीं, वो तो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है। मुझे लगता है ये 3 चीजें अगर बदल के 29 में चुनाव गए तो चुनाव तो डन है फिर। अब ये अलग बहस है। 33, अरे भाई तो कोई शक नहीं। आप बताओ ना, 8.5। सर, आपने पहले यूपी डन कर दिया, अब आपने 29 भी डन कर दिया। 29 तो बहुत पहले से डन है। जब 24 के बाद विधानसभा चले चुनाव फिर हम जीते लोग। बीजेपी ने ये जो 5-6 राज्यों में चुनाव, पश्चिम बंगाल जीतने के बाद आपको लगता है कि कुछ बचा है? सॉरी सर। इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिसकी किसी ने, मतलब आप किसी से अगर जनवरी फरवरी में इसी साल कहते तो कहता कि आपने भांग कर रखी है। तो ये हो ही नहीं सकता। ये चुनाव के बीच में एक IRS अधिकारी ने कहा, उससे पूछा हमने, तो कहा नहीं, दीदी जीत रही। ये अब फुल स्टॉप नहीं, कॉमा, जो PTO लिखते ना पेपर के ऊपर। अगला हिस्सा शेष अगले अंक, शेष अगले अंक में। तो यहीं से शुरू करेंगे हम अगले अंक में कल, जब आपसे मिलेंगे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। प्रदीप जी बहुत शुक्रिया, आनंद जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र बहुत धन्यवाद आपका।